जय हिंद। केमिस्ट्री का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण जो भौतिक आधार पर तथा रासायनिक आधार पर किया गया था उसको पूरी तरह से समझ लिए थे। आज हम लोग समझेंगे मिश्रण को अलग करने की विधि। आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले के वीडियो में हम लोग मिश्रण तथा उनके प्रकार को पूरी तरह से एक एक करके समझ लिए थे। आज हम लोग समझेंगे मिश्रण को अलग करने की विधि। तो सबसे पहला विधि हम लोग देखेंगे रवाकरण विधि। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। इस विधि द्वारा ठोस और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों के अवयवों या संघटकों का पृथक्करण किया जाता है। इस विधि में होता यह है कि अकार्बनिक ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ गर्म किया जाता है। उसके बाद गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ जो होता है वह रवे बन जाता है और वह नीचे आके जम जाता है। रवे का मतलब कि नीचे गोंद टाइप का आके जम जाता है, तो उसी को रवाकरण विधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा तो यूरिया को पानी से अलग करना। यूरिया को जब पानी में डालिएगा तो वह घुल जाता है, तो उसको अलग फिर कैसे करेंगे? तो उस पानी को क्या कीजिए कि गर्म कर दीजिए और गर्म करने के बाद धीरे धीरे उसको ठंडा कीजिए, तो यूरिया जो होगा वह रवे के समान नीचे जमने लगेगा। तो ऐसे में यूरिया अलग हो जाता है। तो कांच और रबर को भी इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है और भी इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। आप इसको अपने अगल बगल में देख सकते हैं। अब अगला विधि देखते हैं आसवन विधि। तो किसी द्रव्य को वाष्पीकृत कर पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि द्रव्य को आप गर्म कीजिएगा तो वह वाष्प बनने लगेगा। अब वाष्प जैसे बनेगा तो एक नली के माध्यम से दूसरे पात्र में डाल दीजिए। तो दूसरे जैसे पात्र में जाने के पहले बीच में एक कंडक्टर लगा दीजिए और यहाँ पे इसको क्या होता है कि वाष्प को ठंडा करने का यह काम करता है कंडक्टर। तो जैसे ही इस नली के माध्यम से वाष्प आएगा तो यहाँ पे आने के बाद यह ठंडा होके वाष्प द्रव्य बन जाएगा और बाद में यह दूसरा पात्र में वाष्प क्या होगा, द्रव्य अवस्था में बन के नीचे आ जाएगा। तो इस विधि को जो है 3 चरण में बांटा गया है। पहला चरण होता है वाष्पीकरण, दूसरा चरण होता है संघनन और तीसरा चरण जो होता है वह संग्रह होता है। तो वाष्पीकरण का विधि से समुद्री जल का शुद्धिकरण किया जाता है और इसी विधि द्वारा आशुद्ध जल का भी निर्माण किया जाता है इसी विधि के द्वारा। अब अगला विधि समझते हैं प्रभाजी आसवन विधि। तो ऐसे मिश्रण जिनके संघटकों के क्वथनांकों में कम से कम का अंतर होता हो उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को इसी विधि से पृथक करते हैं। अगला विधि है भाप आसवन विधि। तो इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलेय होते हैं परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं और प्रायः अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। जैसे मेथिल एल्कोहल, एसीटोन, एथिल एल्कोहल। तो यह सभी भाप आसवन विधि का उदाहरण है। आगे समझते हैं निस्पंदन। निस्पंदन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है जो एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ के मिश्रण को अलग करती है। उदाहरण है इसका खनन में कीमती धातुओं को निकालने के लिए बेल्ट फिल्टर, हेपा फिल्टर एक प्रकार का यांत्रिक वायु फिल्टर है। आगे समझते हैं विलवणीकरण। तो विलवणीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करके मीठे पानी में बदला जाता है, उसी को विलवणीकरण कहते हैं। अब आगे समझते हैं विसरण। तो घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना ही विसरण कहलाता है। यानी गैसों का गैसों में मिलना ही विसरण कहलाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा विसरण का जो गुण होता है वह बढ़ने लगता है। अब विसरण के गुणों के कारण ही गर्म खाने की सुगंध जो है वह पूरे कमरे में फैल जाती है और इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना भी विसरण के ही कारण होता है। मलमूत्र की दुर्गंध का नाकों तक पहुंचना यह भी विसरण का गुण है। अब आगे समझते हैं परासरण।
तो इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। उदाहरण, किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना, अंगूर को नमक या चीनी के गाढ़े घोल में डालने पर अंगूर का पिचकना, ये सभी परासरण का गुण है। अगला पॉइंट है व्युत्क्रम परासरण। तो अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। व्युत्क्रम परासरण का उदाहरण है समुद्र जल से आसुत जल का बनना, व्युत्क्रम परासरण का यह उदाहरण है। अब समझते हैं ऊर्ध्वपातन। तो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इसका उदाहरण में है कपूर, आयोडीन, गंधक, नौशादक, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, आयोडोफार्म। तो यह सभी उदाहरण होता है ऊर्ध्वपातन विधि का। तो ऊर्ध्वपातन में होता है यह कि ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं जहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मुख्य बिंदु को शुरू करते हैं। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त करता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, तो इसीलिए समुद्र के जल में सोडियम होता है। उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैस जो होता है वह संघनित हो जाता है। भार अगर देखिएगा तो भार, हीलियम का भार नाइट्रोजन से कम होता है, यानी हीलियम जो है वह हल्का है और नाइट्रोजन जो है वह भारी है। ये दोनों के में अगर देखिएगा तो वही सबसे हल्की गैस जो है वह हाइड्रोजन हो जाता है और द्वितीय सबसे हल्की गैस वह लिथियम हो जाता है। हाइड्रोजन को आवारा गैस कहा जाता है और हाइड्रोजन जो है यह सबसे अधिक ज्वलनशील गैस भी है। वायुयानों की टायरों में भरी जाने वाली गैस जो होता है वह हीलियम होता है। गुब्बारों में भी हीलियम गैस को भरी जाती है। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में प्रयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस डाला जाता है। अस्पताल में जो ऑक्सीजन लोग को लगाता है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को डाला जाता है। वही पानी में अगर देखिएगा तो कम गहराई पे अगर समुद्र में जाइएगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन डाला जाता है। वहीं अधिक गहराई में अगर जाना रहता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम डाला जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस जो है वह नाइट्रोजन हो जाता है। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए हीलियम तथा नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। यदि दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक समान अणु भरे हुए हो और उनमें एक साथ छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित होगा। घरों में उपयोग की जाने वाली गैस एलपीजी पात्र में द्रव अवस्था में होता है। इसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है जो यह सल्फर का यौगिक होता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि इथाइल मरकैप्टन जो है यह किसका यौगिक है, तो सल्फर का यह यौगिक हो जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है जो पात्र में द्रव अवस्था में होता है। कोल्ड ड्रिंक, फ्रीज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा द्रव में गैस का मिश्रण होता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। जितने भी प्रकार के सोडा होते हैं वह सभी द्रव्य में गैस का मिश्रण होता है। दाब भरण प्रणाली, एलपीजी गैस जो है यह दाब भरण प्रणाली है। वहीं पंप भरण प्रणाली, पेट्रोल का भरना जो है वह पंप भरण प्रणाली में आता है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस भरी जाती है जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, यानी CO2 प्लस H2O से बनता है H2CO3, यह कार्बनिक अम्ल है। गैस का द्रवण निम्न ताप तथा उच्च दाब पर सुगमता से संपन्न होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद फट जाता है। तो अब गुब्बारा में तीन अलग अलग गैस डालिए। पहला में नाइट्रोजन, दूसरा में हीलियम, तीसरा में हाइड्रोजन।
तो नाइट्रोजन वाला गुब्बारा जो है यह सबसे कम ऊपर ऊंचाई जाता है, हीलियम वाला बीच में जाएगा और हाइड्रोजन वाला यह सबसे अधिक ऊंचा जाएगा। और इतना ही नहीं, सबसे पहले भी यह फट जाएगा। अब चलिए समझते हैं स्थिर अनुपात का नियम, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम का प्रतिपादन जो दिया था वह जोसेफ प्राउस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। जैसे C2H4 में C और H के भारों का अनुपात 6:1 है। अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इसमें कहा गया है कि अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान जो है यह साम्य अवस्था में होता है। तो इसका एग्जाम्पल है 2H2 + O2 = 2H2O। तो इसमें हाइड्रोजन का 4 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम, इस दोनों को जोड़ेगा तो जल का 36 ग्राम पुर जाता है। ये इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है तब समझ में आता है, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन इतना बस याद रखिएगा कि गुणित अनुपात का नियम जो कहता है अभिकारक तथा उत्पाद दोनों का द्रव्यमान जो होगा वह समान होगा, यानी जितना द्रव्यमान इधर है उतना ही द्रव्यमान इधर होना चाहिए। तो चलिए अब पानी का विभिन्न अवस्था देखते हैं, जिसमें पानी जो है उबलना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले शुद्ध पानी जो है यानी शुद्ध जल वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट होता है। वहीं अशुद्ध जल वह 100 डिग्री से ज़्यादा का तापमान उसको चाहिए तब वह उबलना स्टार्ट होगा। वहीं भारी जल जिसको D2O कहते हैं उसको 101.4 डिग्री सेल्सियस उसको तापमान चाहिए तब वह उबलना स्टार्ट होगा। और वहीं ईथर जो है उसे 34 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए तब वह उबलना स्टार्ट होगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।